हेलो एवरीवन। आज बीएससी फाइनल में यूनिट 2 के लास्ट क्लास की बात करने वाला हूं, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये मैंने बात किया हुआ है, तो ऑर्गन डायग्राम समझाना है ना। टारगेट हमारा क्या है? ऑर्गन डायग्राम। होता क्या है ऑर्गन डायग्राम? उसमें जाने से पहले ऑर्गन डायग्राम के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पहले मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो ज़रूरी चीज़ें क्या है ऑर्गन डायग्राम के बारे में, ये थोड़ा सा जानिए और समझिए। क्या है जरा देखें। स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स। कभी आपने स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल देखा है? मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स। टर्म्स का स्प्लिटिंग। टर्म्स मतलब क्या? वो जो हम टर्म सिंबल एलिस कपलिंग से निकालते थे, उन्हीं टर्म्स के टूटने के बारे में बातें हो रही हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स कैसे डिपेंड करता है जरा देखिए। मैं टेबल जैसे बनाऊंगा, इसमें कुछ थ्योरी नहीं बताना है, मुझे केवल और केवल बताना है कि डी टर्म किस में टूटेगा और टी टर्म किस में टूटेगा। ये सब कुछ नए चीजें हैं यहाँ पर। देखिए एल के वैल्यू यहाँ पर एक कॉलम रखेंगे और एल के वैल्यू के बाद उनका जो सिंबल है ना, यहाँ पर सिंबल क्या होता है वो भी लिख देंगे। और सिंबल के बाद मैं आगे लिख दूंगा वो कितने लाइन में टूटेगा, है ना। ऐसे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, कितने डिजनरेसी होगी। डिजनरेसी शब्द लिखूंगा, देखना एक शब्द लिख रहा हूं, डिजनरेसी। डिजनरेसी का मतलब बताऊंगा, हिंदी में बोलते हैं अपभ्रंशता। तो अपभ्रंशता एक ही बार सुन लो, दोबारा बोलेंगे नहीं, डिजनरेसी ही ठीक है ना। कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर कितने लेवल में टूटा, ये डिजनरेसी को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, उनके मूलिकन सिंबल बोलेंगे। ध्यान रखें, यहाँ टर्म सिंबल, ये क्या है? टर्म सिंबल। और इधर लिखूंगा उसको बोलेंगे मूलिकन सिंबल। साइंटिस्ट का नाम है मूलिकन सिंबल। ये लीजिए मूलिकन सिंबल्स, टूटे हुए लाइन का, ठीक है। और पहले यहाँ बता देना है, यहीं पर कहीं पर एक कॉलम और बना देना था, थोड़ा सा टिक बस करना है मुझे, जैसे ये है। चलिए यहाँ पर यहाँ स्प्लिट होगा, टूटेगा या नहीं। स्प्लिट मतलब टूटना होता है ना, पहले जानते हैं हम। स्प्लिट होगा या नॉट स्प्लिट होगा, नॉट स्प्लिटेड होगा, ये हम यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर स्प्लिट होगा तो टिक करेंगे, नॉट स्प्लिट होगा तो क्रॉस करेंगे। एक टेबल ऐसा बना रहा हूं, समझेंगे। एल का वैल्यू 0 से शुरू करते हैं। एल का वैल्यू 0 होता है तो सिंबल क्या होता है भाई? कैपिटल एस, सभी जानते हैं। अब 0 से अपभ्रंशता कैसे निकालते हैं? ट्वाइस एल प्लस 1 फॉर्मूला है इसका, संख्या निकालने के लिए कि अपभ्रंशता क्या है, मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। 2 × 0 + 1 करूंगा तो आंसर 1 ही आएगा, और जब 1 आएगा तो ये कभी भी स्प्लिट नहीं होता। पहले तो 1 में तो इम्पॉसिबल है, ये सोचिए, ठीक है। कहाँ और इम्पॉसिबल उसको सोचेंगे, लेकिन 1 में तो बिल्कुल भी टूटने का सवाल ही नहीं है। हाँ, अपभ्रंशता मतलब क्या होता है भाई? एक ही एनर्जी लेवल की स्टेट बोलते हैं ना, वही अपभ्रंशता है। जैसे एक ही एनर्जी पे, इस एनर्जी लेवल पे 3 स्टेट है, ये 3 स्टेट कितना, एक एनर्जी पर कितने स्टेट? 3 स्टेट। तो इसकी डिजनरेसी कितनी हो गई? 3। मतलब 3 बराबर ऊर्जा के वहां पर अलग और छोटे छोटे ऊर्जा स्तर हैं उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं, उसकी संख्या को अपभ्रंशता, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। हाँ, आगे देखें। ये टूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी मूलिकन सिंबल चाहे टूटे चाहे ना टूटे, मूलिकन सिंबल बना सकते हैं। तो मूलिकन सिंबल होता है A1G। क्या लिख रहा हूं भाई? A1G, A1G बोलते हैं। कभी कभी ये स्मॉल लेटर में भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर है कि एटॉमिक है, ऐसे भी लिख देते हैं। एटॉमिक में स्मॉल लेटर लिखते हैं, मॉलिक्यूलर में थोड़ा कैपिटल लेटर लिखते हैं, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये हो गया पहला। कॉलम नंबर 2 में देखिए, एल का वैल्यू को मैं 2 करता हूं। एल के वैल्यू को 2 कर दिए। अब एल का वैल्यू 2 कर दिए तो एस का सिंबल क्या हो जाता है? सॉरी, 2 क्यों हुई, पहले 1 करेंगे। एल के वैल्यू को 1, फिर एस का सिंबल क्या हो जाता है? एस की जगह में पी, 1 का पी। ये पहले से जानते हैं आप, टेबल में एलिस कपलिंग में बताया हुआ है। पी की अपभ्रंशता देखिए, यहाँ एल का वैल्यू रखिए 2, 1 2 और 1 3, यहाँ पर 3 है। 3 को हम ट्रिपली डिजनरेट बोल देते हैं। ट्रिपली मतलब 3 डिजनरेसी है, ठीक है। इसका मतलब एक ही ऊर्जा स्तर में 3 ऐसे लेवल रहेंगे। फिर उसके बाद देखो स्प्लिट होगा नहीं होगा, तो ये भी नहीं होता, स्प्लिट नहीं होता। मिनिमम 3 का झुंड अपने आप को एक साथ समेट लेता है।
तो यहाँ पर देखो क्या होता है, कभी कभी 2 में भी समेट लेता है, लेकिन अभी फिलहाल 3 में एक अच्छी स्टेबिलिटी के साथ इसको T1G बोलते हैं। अभी ये G के बारे में बताऊंगा, ये G क्या है। ये सब ना एक बड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी डिसाइड करता है कि A का क्या मतलब, 1 का क्या मतलब, G का क्या मतलब, सब चीज को डिसाइड करता है। ठीक है, आगे ये हो गया P जब भी आएगा तो स्प्लिट नहीं कराना है, लेकिन सिंबल ऑफ इधर बदल देंगे। हाँ, अगर हम बात करें 2 का तो 0 1 2 S P और ये D टर्म हमारे पास बहुत आने वाला है। ये काम क्या है, यही ज्यादा यूज होगा। तो यहां से देखो D, यहाँ देखो 2 2 4 और 1 5 डिजनरेसी आ रहा है। 5 डिजनरेसी कभी टिकता नहीं है, फील्ड बढ़ाने पर वो टूट ही जाता है। 3 तक टिक सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 3 तक टिक सकता है। 3 से नीचे 2 तक टिक सकता है। 1 में तो खैर कोई बात ही नहीं है, 1 में तो और है ही नहीं कोई, तो टूटेगा सवाल ही नहीं है। तो मैक्सिमम 3 तक टिक सकता है। 3 के बाद ऊपर जो भी होता है वो टूटते हैं मोस्टली। तो यहाँ देखो ये स्प्लिट होगा, कितने में स्प्लिट होगा वो बता देता हूँ। तो ये T, ध्यान देंगे, T2G और EG में स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हो, मैं कैपिटल लेटर यूज किया। T2G और EG में टूटता है। T का मतलब ट्रिपल होता है और E का मतलब होता है डबल, 2, है ना। इन सब का मतलब भी समझाऊंगा। तो 3 और 2 होता है 5। तो ये 2 सेट में टूटते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें 2 भाग में टूटते हैं। एक 3 वाला भाग ट्रिपल वाला, एक डबल वाला। इसको E मतलब डबल ही होता है, यहाँ पर ग्रीक वर्ड है, मतलब ग्रीक नोटेशन से लिया गया वो सारा चीज। तो अमेरिकन ने एक अलग अलग मीनिंग सेट किया सबका, E का क्या मतलब, T का क्या मतलब, इन सब के लिए, और उसके हिसाब से कुछ टर्मिनोलॉजी बता दिया हमको। ठीक है, अब हम चलते हैं 3 में। 3 भी हमारे बहुत काम का है। ये 2 और 3 से ही हमारा पूरा ऑर्गन डायग्राम खत्म हो जाएगा BSc लेवल के सिलेबस का। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं F। यहाँ पर सिंबल क्या आता है भाई, F आता है। F में अब देखिए 3 का वैल्यू देखिए, 3 दूनी 6 और 1 7, है ना। 3 × 2 = 6, 6 + 1 7। तो 7 में अब आराम से टूटेगा ही। कैसे कैसे टूटता है वो भी देख लीजिए। T1G, है ना, T2G और यहां से A2G, ये लो T1G T2G A2G। TT है मतलब 3 3 6 और एक सिंगल A है मतलब 1 6 और 1 7। इस तरह से मैं आगे नहीं भी बताऊं तो भी हो जाता है, आगे नहीं भी बताऊं तो भी काम खत्म हो जाता है, जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप चाहते हैं, मान लो चाहिए ही ऐसा, तो आप इन सबको मिला दो, नीचे का बन जाता है। इसको यहाँ लिख देना। तो ये नॉलेज के लिए बताता रहता हूँ। SPDF, उसके बाद G, ये हो जाएगा 9। आप निकाल के देख लेना, टूटेगा। और ये पूरा मिला दो आप, T1G T2G EG और A2G। ठीक है, तो 3 3 6 और 2 8 और 1 9, इस तरह से बन जाता है। ठीक है भाई, तो ये इन सब में यूज होने वाला टर्म है ये दोनों। हमारे में हम लोग डी ऑर्बिटल का देखेंगे तो डी ऑर्बिटल में आपने देखा है कभी S आया है, S तो टूटता ही नहीं, लेकिन D आया और F आया, 3 ही टाइप के टर्म सिंबल हमारे पास दिखाई दिए थे। तो 3 ही टाइप के टर्म सिंबल में से ये कभी नहीं टूटता है, और टूटता ये दोनों है। तो इन दोनों के हिसाब से ही हमारा पूरा ऑर्गन डायग्राम हो जाता है खत्म। तो उसी ऑर्गन डायग्राम के सेंस में यहाँ पर रखा हुआ है। क्लियर है। अब सबका मीनिंग मैं एक एक करके बताऊं तो मीनिंग देखिए क्या क्या होता है। यहाँ कुछ चीजें पहली बार देख रहे हैं तो हमको और पता जरूर लगेगा। मैं एक एक चीज को क्लियर करने की बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ। स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स। स्प्लिटिंग ऑफ टर्म मतलब होता है जैसे स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम में एनर्जी लेवल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अपने अपने, जहाँ एनर्जी लेवल के अंदर जितने भी छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट, एनर्जी स्टेट। एक एनर्जी लेवल के अंदर में बहुत सारे स्टेट होते हैं। जैसे देखो ये है, ये मैं यहाँ समझाता हूँ। स्पेक्ट्रा के मीनिंग को बार बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक एनर्जी लेवल है, इसमें 3 स्टेट है। जैसे ही हमने इसको कुछ अच्छा एनर्जी दिया, कहीं से एनर्जी सोर्स दिया, तो ये एनर्जी लेके हो सकता है कुछ ऊपर चल जाए, कुछ नीचे आ जाए, ऐसा। तो फिर इनसे अब ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करके ऊपर गया, फिर या तो ऊपर गया या वापस आया, ऐसा वापस आया। तो फिर ये जो ऊपर चढ़ना और उतरना, यही हमको स्पेक्ट्रा देने के लिए जरूरी है।
तो इसके लिए इस एनर्जी लेवल को सेपरेट करना, ऐसे ऊपर नीचे करना बहुत जरूरी होता है। और ये सेपरेट कब होगी, जब इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी तभी। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हम लाइट दें, लाइट से मॉलिक्यूल के अंदर ही ऐसा कुछ हलचल हो कि उनकी एनर्जी लेवल सेपरेट हो जाए, और फिर मॉलिक्यूल वहां से ऊर्जा लेके नीचे वाले से ऊपर, ऊपर वाले से नीचे ऐसा ट्रांसफर शुरू करे, है ना। ऊर्जा लेगा तो नीचे से ऊपर जाएगा, ऊर्जा छोड़ेगा तो ऊपर से नीचे आएगा। तो यही घटना हमको स्पेक्ट्रा के लिए चाहिए। तो हम उसी प्रोसेस में क्या करें, अब स्पेक्ट्रा तो हमको सैंपल दे ही देता है, मशीन में रखो दे ही देता है, लेकिन अब हम उसको समझे कैसे कि स्पेक्ट्रा कैसे आ रहा है, उस सैंपल को हम जाने कैसे। तो सैंपल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग एक तरह से खंगालते हैं और उसमें तरह तरह के तरीका ढूंढते हैं, नोटेशन बनाते हैं, चिन्ह बनाते हैं, रूल बनाते हैं, और उसी रूल से फिर स्पेक्ट्रा को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हमारे रूल से वो स्पेक्ट्रा मैच होना चाहिए। हम पहले रूल बनाएंगे और स्पेक्ट्रा डिसाइड होगा, ऐसा नहीं है। स्पेक्ट्रा पहले डिसाइड हो चुका है, उससे हम अब रूल बना रहे हैं। तो ये सब क्या है, रूल बनाने का हिस्सा है। तो देखिए क्या किया है, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स। ये जो टर्म्स है, यहां से जो टर्म्स आया है ना, टर्म्स मतलब ग्रुप ऑफ माइक्रोस्टेट। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मतलब ये स्टेट का सेपरेशन। इससे यहां तक जाने के लिए हमने एक हेडिंग लिखा है। तो उसके लिए कुछ तरीका है। एल के वैल्यू से हमने टर्म बनाना शुरू किया था। एल के वैल्यू 0 1 2 3 4 SPDFG ऐसा सिंबल बनाया था। फिर इसमें डिजनरेसी होते हैं, इसके अंदर कैसे कितने ऐसे ऐसे स्टेट हैं उनको पहचानना है, तो उसको डिजनरेसी बोलते हैं, जिसको निकालते हैं 12+1 से। तो यहाँ पर एक, यहाँ देखो फॉर्मूला लिखते जाओ, इस वैल्यू को 1 3 5 7 9 ऐसे ऑड नंबर में आते जाता है, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा है कि ऑड नंबर में ही आएगा। फिर उसके बाद ये स्प्लिट होगा नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल नेचर बताता है। ये 3 लिखा तो जरूरी नहीं है तीनों के तीनों सेपरेट ही हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 5 जैसे हम डी ऑर्बिटल में देखते हैं, 5 में से 3 अलग जगह जाता है, 3 अलग जगह जाता है, 3 ऐसे जाता है और 2 ऐसे जा रहा है, मान लो। समझ रहे बात को? तो जरूरी नहीं है सेपरेट हो। तो सेपरेट होना मतलब टूटना कहलाएगा। तो मैं यही लिखा हूं, ये सेपरेट नहीं होता, नॉट स्प्लिटेड। सेपरेट नहीं होता, नॉट स्प्लिटेड। सेपरेट होता है, स्प्लिटेड। सेपरेट होता है, स्प्लिटेड। सेपरेट होता है, स्प्लिटेड। तो जो सेपरेट होता है वो यहाँ पर टिक कर दिए। ये प्रैक्टिकल है, हालांकि कॉमन लॉजिक ये है कि 3 से ऊपर वाले पूरे सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब सेपरेट होगा, भाई आपको पता है जब एक एस को तोड़ रहा हूं ना, तो कुछ सिंबल, चलो एस को तो खैर समझ में नहीं आता, मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ, डी को तोड़ रहा हूँ, तो डी में ऐसे 2-2 टुकड़े बन रहे हैं। अब दोनों टुकड़े का नाम मैं डी तो नहीं रख सकता ना, कुछ नया नाम देकर देना पड़ेगा। तो मुलिकन ने ऐसा कुछ तरीका बताया जिसमें बहुत सारा लॉजिकल कारण से, सब नोटेशन का मतलब होता है कि एक नोटेशन का एक एक मीनिंग होता है, तो उस लॉजिकल कारण से ये सब नोटेशन बनाया है ना, जो इससे अलग दिखे, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि एफ का कौन सा है। तो एफ का T1G है, एफ का T2G है, एफ का A2G है, ऐसा क्लियर हो जाता है फिर। ठीक है, ये तीनों अलग अलग हो जाते हैं। और हर टर्म का मतलब है, टी जैसे टी, इसका मतलब थोड़ी देर बाद, जैसे हर टर्म का मतलब है, इसलिए यहाँ पर एक एक मीनिंग को एक एक सेंस में रखा गया है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब इधर जब दे दिए गए, तो अब इसमें एस में नहीं भी टूट रहा है, तो भी एक महसूस किया गया कि भाई जब इधर SPD नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है राइट साइड टूटने के बाद, तो फिर इसमें दिखाने में अटपटा महसूस हो रहा है। तो इसको नहीं टूट रहा है, उसके बावजूद भी क्या करो, कुछ टर्म उसके अनुसार दे दो, जैसे P और S को दे दिया गया। नहीं टूट रहा है उसके बावजूद भी कुछ टर्मिनोलॉजी दे दिया गया। ठीक, तो ये हो गया इनकी बात। अब आगे आते हैं कि ये जो टर्म्स हैं उनमें कि कुछ मीनिंग लेके चलता है क्या। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हालांकि ये सब मीनिंग को समझना है तो ग्रुप थ्योरी को बहुत अच्छे से कैरेक्टर टेबल नाम का एक चीज होता है, उस कैरेक्टर टेबल से मैथमेटिकल वे में मैट्रिक्स वगैरह का जो डायगोनल सम होता है उससे निकालते हैं। ये हालांकि ये बातें अभी समझ में नहीं आएगा खासकर बायोलॉजी बैकग्राउंड वालों को, तो कोई बात नहीं, आप केवल ट्रिकी वे में याद रखें। जहां ए है या स्मॉल ए है, ये बताता है डिजनरेसी 1। क्या डिजनरेसी? सिंगली डिजनरेट बोलते हैं। जो ई है या कैपिटल ई है, ये बताता है डबली। और टी या स्मॉल टी, जो भी बोलो, ये बताता है ट्रिपली, और इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। डिजनरेसी 3 बताता है, 3 यहाँ जो 7 है ना, उसको दे दो 3, 3 6 और 1 7। कहीं पर 1 और 2 ना, 1 और 2 अदर सेंस में आता है, 1 और 2 एक्चुअल में होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के सेंस में, तो वो अभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस पर डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ, जीरेड और अनजीरेड। जीरेड तभी आता है जब मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है सममिति केंद्र उपस्थित हो, तब जीरेड। और अनजीरेड तब आता है जब सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो। जनरली याद रखना,
ऑक्टाहेड्रल में हम लोग दो मुख्य पढ़ेंगे। ऑक्टाहेड्रल में आप जी लिखेंगे, ये जी लगाते हैं, ये सब ऑक्टाहेड्रल के सेंस में लिखा हुआ है। जैसे आप टेट्राहेड्रल में पहुंचेंगे, ये यू लगाना भी नहीं है, जी गायब कर देना है, इसको जी गायब कर देना है। कब? जब टेट्राहेड्रल में, है ना। ऑक्टाहेड्रल में ये सब A1G T1G ऐसा बोलोगे, लेकिन टेट्राहेड्रल में पहुंचोगे तो हम एक बार जी मत बोलना, A1 T1 T2 E, बस ये टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में क्या बोलना है? जी हटा के, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कभी भी सममिति केंद्र नहीं होता। सममिति केंद्र का मतलब बाद में जब जरूरत होगी जिस समय, उस समय समझा दूंगा। एक समय समझाए भी हैं जब हम रिलैक्सेशन इन सिलेक्शन रूल पढ़ रहे थे, उस समय बात किया हूँ। तो देखें कि टेट्राहेड्रल रहेगा तो जी वर्ड नहीं लगाना, बार बार बोल रहा हूँ, जहां जहां जी है नीचे वो सब हटा देना। लेकिन ऑक्टाहेड्रल होगा तो जी वर्ड रहने देना, जैसा है वैसे। ये लिखा हूँ किसके लिए लिखा हूँ? ऑक्टाहेड्रल के लिए, क्योंकि मैं किसी एक को ही लिख सकता हूँ ना, तो मैं क्लियर बता रहा हूँ ये ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखा हूँ। जब इसको टेट्रा में कन्वर्ट करोगे तो केवल और केवल जी को हटा देंगे। क्लियर है बात? तो ये है एक टेबल जो बहुत काम की चीज है, नोट करें। फिर मैं डी और एफ को फोकस करता हूं। देखें, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स में हमने बताया कि कौन सा सिंबल कितने में टूटता है और उनका मूल्यांकन सिंबल क्या है। तो याद रखना, एक होता है टर्म सिंबल और टूटने के बाद होता है वो मूल्यांकन सिंबल। दोनों का मीनिंग एक है, लेकिन थोड़ा सा नोटेशन को ज्यादा क्लियर किया गया है। एक टर्म सिंबल के अंदर में एक से ज्यादा मूल्यांकन सिंबल आ सकते हैं। ये सारे बातें क्लियर हो चुकी है। मैं बोला था कि हमको पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग। तो डी ऑर्बिटल का हमने D1 से लेकर D10 तक टर्म सिंबल आपको दिखाया है। तीन तरह के टर्म सिंबल ही आते हैं, S, D और F। S बिल्कुल टूटता नहीं है तो वहां टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। D और F टूटते हैं तो वहां टेंशन लेने की थोड़ी जरूरत है। तो D और F अलग अलग साइड में अलग अलग ऊर्जा स्तर, ऊपर नीचे, कभी पहला वाला ऊपर दूसरा तीसरा वाला नीचे, ऐसा हो सकता है। लेकिन टूटने के जो अंतर है, ऊर्जा का अंतर है, वो सब में सब बराबर होता है। तो जरा देखो डी और एफ कैसे टूटता है, उनके बारे में हल्का इंट्रोडक्शन, उसके बाद चलेंगे ऑर्गन डायग्राम में, क्योंकि ऑर्गन डायग्राम में यही सब उपयोग में आएगा। तो अभी लेता हूं, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म लिखा है ना, उसी में डी टर्म के बारे में। डी टर्म को पहले तोड़ते हैं। डी टर्म को तोड़ते वक्त एक ख्याल रखेंगे कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले मूल्यांकन सिंबल लिखा उसका यूज होना चाहिए। कैसे? देखिए, कोई भी डी होगा उसके सामने जब हम टर्म सिंबल बनाएंगे तो पता है आपको कि ट्वाइस s+1 उसके ऊपर लिखा होगा, और ऐसे डी बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2s 2d 3d 4d 5d कुछ तो लिखा हुआ है, तो वही को ट्वाइस s+1 लिखा हूं, क्योंकि हमको पता है कि चक्रण बहुलता, स्पिन मल्टीप्लिसिटी को ही यहाँ लिखा जाता है। फिर ये कितने में टूटेगा, तो मैं एक छोटा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। 2 में टूटता है, पहले लिखे थे। अब बताओ टेबल देख के कि कितने में लिखना है, कितने में टूटना है। तो कितने में टूटना है, इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब है 2 में टूटना है। तो एक होता है T2G और दूसरा होता है EG, याद आ रहा है? और पहले ही क्लियर कर दिया हूँ कि ऑक्टाहेड्रल है तो जी लगाइए और टेट्राहेड्रल से जी को हटा दीजिए। वहां पर सिर्फ टेट्राहेड्रल में क्या बोलेंगे? T2 और E, T2 और E, किसमें? टेट्राहेड्रल में। और ऑक्टाहेड्रल में T2G पूरा, EG पूरा। ये होता है इसके बीच का स्प्लिटिंग पैटर्न। ये बिल्कुल डी कक्षक जैसा ही है। अब ये जो सेंटर है उससे यहां तक की जो एनर्जी है, पहले उसको, अगर ये ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा O के बराबर होगा, अगर ये टेट्राहेड्रल है तो डेल्टा T के बराबर होगा। और इसमें जो नीचे का जो गेप होता है वो होता है माइनस, नीचे घट रहा है इसमें माइनस, और 0.4 डेल्टा के बराबर। अब डेल्टा O या T बाद में लगाएंगे, है ना, जब हमको पता चल जाएगा कि ऑक्टा है कि टेट्रा है। और ऊपर का जो गेप होता है वो होता है प्लस में 0.6 डेल्टा। ये पहले जैसा ही है, डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग जैसा ही है, ठीक है। लेकिन ये याद रहे, बार बार रिपीट कर रहा हूं, डी ऑर्बिटल का टूटना अलग घटना है और टर्म्स का टूटना अलग घटना। टर्म्स एक काल्पनिक शब्द है, लेकिन ये हमको स्पेक्ट्रा को समझाने में मदद करेगा। ये उसके अंदर होता है। टर्म्स को हम नोटेशन भले काल्पनिक दिए हैं, लेकिन रियल में घटना मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद देखो डी टर्म हो गया। सिंपली हम एफ टर्म के बारे में भी बात कर लेते हैं। एफ कैसे टूटता होगा? एफ थोड़ा सा बड़ा होगा, एफ थोड़ा सा बड़ा होगा, एफ टर्म।
तो बिल्कुल ऐसे ही ट्वाइस s प्लस 1 और f ले लेता हूं, ठीक है। f में ये इसका मान लो बीच का सेंटर हो गया, जिसको बैरी सेंटर भी बोलते हैं, बैरी सेंटर। अब f ऑर्बिटल को कैसे तोड़ना है वो भी मैं लिख चली देता हूँ, है ना। देखें यहां से T1g, ये थोड़ा कम एनर्जी पर T2g, थोड़ा ज्यादा एनर्जी पर A2g है, ठीक है। इतने में टूटता है, क्या बोला, T1g, T2g और A2g। अब इनमें ऊर्जा का अंतर अगर आप पूछेंगे तो देखिए, ऊर्जा के अंतर को मैं समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा कर लेता हूं। ये जो सेंटर है ना, ये उसमें ऊर्जा का थोड़ा सा अंतर आता है। कैसे कैसे अंतर आता है बता दिया जाए तो थोड़ा गौर करेंगे। ये जो सेंटर लिख रहा हूं उस पर, ये जो लिखा हूं डॉटेड लाइन, वो बैरी सेंटर है, बीच का है, न्यूट्रल है। ये जो होता है ये वाला पॉइंट, वो और यहां वाला पॉइंट, डेल्टा ओ के सेंस में इतने को पूरा हम एक डेल्टा मानते हैं, इतने को एक डेल्टा मानते हैं, चाहे डेल्टा ओ हो चाहे डेल्टा टी हो, तो उसके सेंस से बताया जा रहा है। तो ये 1.2 डेल्टा होता है, और यहां से यहां तक का गैप ये होता है 0.6 डेल्टा, और ये होता है 0.2 डेल्टा, ठीक है। ये एनर्जी का है। इतने को पूरा गैप को अगर मैं 1 डेल्टा मानूं तो यहां से लेके यहां तक वेरी ये जो सेंटर पॉइंट है, हालांकि सेंटर पॉइंट में कोई स्पेक्ट्रा नहीं आएगा ना, सेंटर में कोई ऊर्जा स्तर नहीं है, केवल ये लाइन खींचा हुआ है। तो इस सेंटर पॉइंट से यहाँ इस टॉप वाले लाइन का, सबसे ऊपर वाले लाइन का जो डिफरेंस होता है ऊर्जा का, वो होता है 1.2 डेल्टा, है। और ये जो बीच वाला लाइन है वो होता है 0.2 डेल्टा। कहने का मतलब कि काफी पतला सा गैप के साथ रहेगा। और ये नीचे वाला जो है 0.6 डेल्टा, और डेल्टा डेल्टा को जोड़ के हम टोटल रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 डेल्टा, ठीक है क्या। तो इस तरह से टूटता है। एक मजेदार बात और, हमेशा जब ऑर्गन डायग्राम बनाओगे तो ऑर्गन डायग्राम में कुछ खास बातें जरूर होगी। वो खास बातें क्या है? वो खास बातें ये है कि जब ऑर्गन डायग्राम बनाने के लिए हम उतरते हैं तो एफ वाले सिस्टम में खासकर हमेशा होता है, एफ का डायग्राम देखोगे ना तो एफ में आप नहीं भी चाह रहे हो तो भी इसके जस्ट थोड़े ऊपर में ट्वाइस एस प्लस 1 सेम वैल्यू, यहाँ भी वैल्यू वही रहेगा जो यहाँ है, के साथ एक पी सिंबल और अटैच दिखेगा। और इसका ये जो टूटता नहीं, आपको पता है ये T1g होता है, टूटता नहीं है, एक लाइन ऐसे आपको और पैरेलल चलते हुए दिखेगा। इससे थोड़ा ऊपर में ही दिखेगा, लेकिन हमेशा ये पैरेलल दिखता है। अब दिमाग में आता है कि इसको क्यों ला दिए, ये तो हम एफ का पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, एफ का पढ़ रहे थे और एफ का पढ़ना भी चाहिए, हम सिंगल सिंगल पढ़ने की बात कर रहे थे, लेकिन इनके बीच की ऊर्जा स्तर इतना कम होता है ना कि यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन चढ़ना चाहता है तो यहाँ भी चढ़ता है, यहाँ भी चढ़ता है और इस P में भी चढ़ जाता है, जिसके कारण हमको स्पेक्ट्रल लाइन संख्या से हमेशा इसके कारण ज्यादा मिल जाता है। क्योंकि देखो एक सीढ़ी इसने बना दिया ऊपर, तो फिर इलेक्ट्रॉन जब यहाँ तक पहुंच रहा है तो फिर चढ़ने में क्या दिक्कत है यहाँ, तो ये हमेशा मौजूद रहता है कम ऊर्जा गैप के कारण। इसलिए जब भी आप एफ का ऑर्गन डायग्राम देखेंगे उसमें एक पी जरूर दिखेगा, कहाँ से आया मत सोचना। अब मैं बता दिया हूँ कि ये ऊर्जा स्तर इनके कम होता है, जिसके कारण एक ऊर्जा स्तर की तरह ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है, और जिससे हमारा स्पेक्ट्रा की संख्या प्रभावित होती है, और स्पेक्ट्रा की संख्या प्रभावित होने के कारण इसको शो करना जरूरी हो जाता है, और इसीलिए इसको हमेशा लिखा हुआ मिलेगा। ये देखना आप, हमेशा लिखा जाता है इसको, ठीक है। एफ के साथ पी हमेशा जुड़ा हुआ दिखेगा, डी अकेला ही रहेगा, इसके ऊपर कोई इतना क्लोज नहीं होता, ठीक है भाई। तो डी में जब जाओगे तो ऊर्जा स्तर हमारा हमको कितना टूट के मिला, 2 मिला। जब एफ में गए तो एफ में ओरिजिनली 3 मिला, लेकिन पी को मिला के 4 ऊर्जा स्तर मिला। तो यहाँ देखो दो के बीच जब ट्रांजिशन संक्रमण कराओगे ना, यहाँ से यहाँ एक ही संक्रमण संभव लग रहा है, जबकि यहाँ कराओगे तो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2 और पी को मिला के 3 एरो बन रहे हैं। मतलब मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन है वो रहेगा सबसे नीचे वाले में, और जंप करेगा एक यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ। ऊर्जा जैसे जैसे मिलते जाएगा, कम ऊर्जा मिलेगा तो यहाँ थोड़ी ऊर्जा मिलेगा, तो यहाँ थोड़ी और ऊर्जा मिलेगा तो यहाँ। बिल्कुल इसी तरह यहाँ का इलेक्ट्रॉन जब कुछ नहीं रहेगा ऊर्जा तो यहीं रहेगा, जब ऊर्जा मिलेगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। ऐसा मत करना कि ऊर्जा नहीं है तो ऊपर है और बाद में उतरा, ऐसा नहीं। पहले ऊर्जा नहीं है तो नीचे है, ऊर्जा नहीं है तो नीचे है, ऊर्जा मिला तो वो ऊपर चढ़ा, है ना भाई। मुझे खाना पीना नहीं मिला तो मैं नीचे बैठूंगा, सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा हूँ,
एक खाना पीना मिला, ऊर्जा मिला, मैं सीढ़ी चढ़ गया, जितना खाना मिला उतना चढ़ा, तो जितनी ऊर्जा मिलेगा उतना चढ़ते जाएगा। अगर तीनों लेवल चढ़ गया तो 3 स्पेक्ट्रम मिलेगा मुझे, 3 सिग्नल मिलेगा। अगर एक ही चढ़ पाया तो 1 सिग्नल मिलेगा, 2 चढ़ पाया तो 2 सिग्नल मिलेगा, तीनों कितनों चढ़ गया 3 सिग्नल मिलेगा। समझ रहे हो बात? और मैक्सिमम पूछे तो इस वाले डायग्राम में 3 सिग्नल मिलेंगे, इस वाले डायग्राम में 2 सिग्नल मिलेंगे। जो ऑर्गन डायग्राम का बेसिक चीज तो यहीं से खत्म हो गया है। बस अब एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कुछ नियम बताते हुए ऑर्गन डायग्राम बनाना है अपने को। ठीक है, नोट करें अच्छे से।